बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पास्ट पेपर प्रिंट 2022 और इसमें आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 विच इज अबाउट डेनमार्क आइसक्रीम DIC। रिक्वायरमेंट देखें। कंप्यूट द कॉस्ट गैप, डिस्कस द मेथड्स दैट DIC कैन यूज टू क्लोज द कॉस्ट गैप आइडेंटिफाइड इन ए अबव। अब अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गौर करें ना तो इन टोटल ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। कॉस्ट गैप को कैलकुलेट करना ये बेसिकली आप लोगों के पास आ रहा है न्यूमेरिकल पोर्शन और वो जस्ट 3 मार्क्स का है। लेकिन इसी के साथ देखें ना तो सेकंड पॉइंट आपके पास थ्योरेटिकल पोर्शन है और इस थ्योरेटिकल पोर्शन के आप लोगों के पास ज्यादा मार्क्स मौजूद हैं। और वो थ्योरेटिकल पोर्शन क्या है कि हम लोग कॉस्ट गैप को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट गैप को कम किया जा सके। तो सबसे पहले हम लोग डाटा पढ़ेंगे, हम लोग कॉस्ट गैप को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उस कॉस्ट गैप को हम लोग किस तरह से रिड्यूस करेंगे। यहाँ पर देखें, कहते हैं रन्स वेरियस आइसक्रीम parlors across the city. Below is the average weekly information extracted from DIC's record. अब जैसे ही आप लोगों ने ये पढ़ा ना कंप्यूट द कॉस्ट गैप, तो आप लोगों के माइंड में चले जाना चाहिए कि हमारे कौन से चैप्टर से रेलिवेंट है, हम लोगों ने किस चीज के बारे में ज्यादातर सोचना है। तो कॉस्ट गैप का जो ताल्लुक होता है ना वो हमारी टारगेट कॉस्टिंग से है। कॉस्ट गैप कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोगों ने देखनी होती है अपनी एक्चुअल कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट। कॉस्ट गैप कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, हमारी एक्चुअल कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट। अब आप लोगों ने ना दो चीजें आइडेंटिफाई करनी है। पहली चीज आपने देखनी है आपके पास टारगेट कॉस्ट क्या होगी, दूसरी चीज आप लोगों ने अपने पास देखनी है कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या आ रही है। अगर आपकी एक्चुअल कॉस्ट आपकी टारगेट कॉस्ट से ज्यादा है तो कॉस्ट गैप है, लेकिन अगर आप लोगों के पास आपकी टारगेट कॉस्ट ज्यादा और एक्चुअल कॉस्ट कम है तो किसी किस्म का कोई कॉस्ट गैप नहीं है। वहां पर आप अपनी एफिशिएंसी शो कर रहे हो और बहुत ज्यादा एफिशिएंसी शो कर रहे हो। और अगर आपके पास एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है तो फिर आपको अपनी टारगेट कॉस्ट के इक्वल लाना पड़ेगा। किस तरह से, अब हमें बताया गया एवरेज वीकली इंफॉर्मेशन, और यहां पर DIC का बिजनेस क्या है, रन्स वेरियस आइसक्रीम पार्लर्स अक्रॉस द सिटी। सेल उसकी हो रही है 500,000 की, वेरिएबल कॉस्ट है 350,000 की, फिक्स्ड कॉस्ट 100,000 की, प्रॉफिट आ गया 50,000 रुपीज का। Then DIC is now planning to introduce frozen yogurt in addition to its existing ice cream range to attract more customers. अब क्या हुआ, इससे पहले सिर्फ आइसक्रीम्स वगैरह मौजूद थी, लेकिन अब क्या, एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और उस प्रोडक्ट का नेम क्या है हमारे पास, फ्रोजन योगर्ट। इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, कहती है सेल्स ऑफ 800 frozen yogurt cup every week is expected to be achieved at selling price of rupees per cups. It is expected that introduction of frozen yogurt would also increase the sales volume of ice cream by, अगर सेल्स वॉल्यूम में इंक्रीज तो मींस दैट जितना रेवेन्यू पहले अर्न कर रहे थे उसका 10% रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। पहले हम लोग आइसक्रीम से कितना रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं 500, उसका 10% इंक्रीज होकर अब न्यू प्रोडक्ट के इंट्रोड्यूस हो जाने से हमारे पास जो हमारी टोटल रेवेन्यू बन जाएगा आइसक्रीम्स का वो 550 का बनेगा। ऑलराइट, और योगर्ट के लिए उसने बता दिया 800 कप्स हैं और हर कप की वैल्यू हमारे पास कितनी है 190, तो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम योगर्ट वो यहां से हमें मिल जाएगा 800 मल्टीप्लाइड बाय 190। ऑलराइट, अच्छा फिर देखें, कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फ्रोजन योगर्ट विल बी रुपीज 150 per cup। देन fixed cost will increase by 12% due to launching a marketing campaign for frozen yogurt. DIC's target is to achieve a profit margin of 14% after introducing frozen yogurt. अब हमारे पास टारगेट क्या है, अच्छा यहां पे अब जरा गौर करें तो आप स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात पर कि आपको सिर्फ योगर्ट को आगे लेके चलना है या साथ में आइसक्रीम्स को भी लेके चलना है। अब अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा उसकी वर्डिंग पे गौर करें तो आपको आंसर मिल जाता है, और वो आंसर क्या है, DIC's टारगेट इज टू अचीव अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग, और ये प्रॉफिट मार्जिन इन टोटल है, मतलब आइसक्रीम प्लस फ्रोजन योगर्ट दोनों को मिलाकर जो उसका प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 14%। अच्छा अब सबसे पहले अगर हम बात करें ना टारगेट कॉस्टिंग की तो हम लोग टारगेट कॉस्ट इजीली अचीव कर सकते थे और उसको फाइंड बड़ी आसानी से कर सकते थे। कैसे, अगर 14% प्रॉफिट मार्जिन है तो आपको पता है कि प्रॉफिट मार्जिन ऑन बेसिस ऑफ सेल्स है। इट मींस दैट कि अगर मेरी सेल्स 100 रुपीज की हैं तो उस पर 14 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है।
ऑलराइट, अगर मेरी सेल्स 100 रुपीज की है तो उस पर 14%, तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी? तो आप ये देखो ना कि आपकी सेल्स कितनी है। आप लोग सबसे पहले क्या देखो, अपनी सेल्स को देखो। सो सेल्स का 86%, 14% तो प्रॉफिट हो जाएगा ना, 86% आपके पास कॉस्ट आ जाएगी और वही आपकी टारगेट कॉस्ट है। फिर उस टारगेट कॉस्ट को आपने कंपेयर करना है अपनी एक्चुअल कॉस्ट के साथ। अब इसको जैसे ही आप एक्चुअल कॉस्ट डिटरमिन कर लेंगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा टारगेट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस, विच इज इक्वल टू कॉस्ट गैप। अब इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना था, हम लोग जाते हैं यहाँ पर अपने पास लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट कॉस्ट गैप। कॉस्ट गैप को कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट। अब आपने ये दो लाइनें छोड़ देनी थी इसके लिए और आपने यहां पर आ जाना था अपने पास। पहले इजी होता है टारगेट कॉस्ट को फाइंड करना। अब पहले टारगेट कॉस्ट फाइंड कर लो। टारगेट कॉस्ट कैसे आएगी? टारगेट कॉस्ट सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे सेल्स। हाँ जी, सेल्स ऑफ, पहला हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? आइसक्रीम। सेल्स ऑफ आइसक्रीम 500 ऑलरेडी हो रही थी, लेकिन न्यू प्रोडक्ट के इंट्रोड्यूस करने से हमारी इन सेल्स में इंक्रीज हो जाता है बाय 10%। तो हमने क्या कर देना है, इसको सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 110% या 1 तो आइसक्रीम की सेल्स हमारे पास क्या हो जाएंगी? 550। अच्छा, अब ये ऑल अमाउंट इन रुपीज 1000 थी, तो फिर आप भी इसको इन रुपीज 1000 लेके चलोगे। फिर आपने बताना है सेल्स ऑफ, हाँ जी, न्यू प्रोडक्ट कौन सी है आप लोगों के पास? फ्रोजन योगर्ट। और फ्रोजन योगर्ट एक्सपेक्टेड आप लोग कितने नंबर ऑफ कप सेल करने वाले हैं, और एक कप की वैल्यू कितनी है? 190। जहां से आपको मिलेगा आपका टोटल 800 मल्टीप्लाइड बाय 190 इज इक्वल टू, और हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? 152। तो आप लोगों की एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी? एक्सपेक्टेड सेल्स इज इक्वल टू 702। ये आप लोगों की एक्सपेक्टेड सेल्स है। ऑलराइट, टारगेट कॉस्ट, अब यहां पर आपने देखना हो तो आप ऐसा है कि आप इसमें से, ये सेल्स में से अपना प्रॉफिट जो है वो लेस कर दो। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जी 702 मल्टीप्लाइड बाय 14%, और ये सेल्स में से क्या करेंगे हम? लेस कर देंगे, विच इज इक्वल टू 98 पॉइंट। तो 98 कर लेते हैं, ऑल अमाउंट्स इन रुपीज 1000 है, तो हम लोग इसको जरा राउंड ऑफ करके चल रहे हैं। जब इन 1000 में हो तो राउंड ऑफ करके चल लिया करें। 98, तो एक्सपेक्टेड हमारे पास जो टारगेट कॉस्ट है, टारगेट कॉस्ट इज इक्वल टू, ये आप लोगों के पास टारगेट कॉस्ट है। एनी प्रॉब्लम? और यहां पर जाकर माइनस कर दोगे 604, कहां से पता चला? वर्किंग वन। अब हम लोग ने देखनी है एक्चुअल कॉस्ट, वर्किंग टू। अच्छा, अब जरा ना डाटा बड़े ध्यान से देखें, क्या क्या चीज की बात। वेरिएबल कॉस्ट, आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट का ताल्लुक आप लोगों की नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ है। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो तो क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि ये जो रेवेन्यू है ना 500 का, इस रेवेन्यू में 10% का इंक्रीज है। अच्छा, क्या मुझे बता सकते हो कि ये 10% का इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस है या ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम है? तो जब वॉल्यूम में इंक्रीज की वजह से आता है तो ऐसी सिचुएशन में वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है और सेम परसेंटेज के साथ इंक्रीज होती है। अगर ये इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस होता तो वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं था। वेरिएबल कॉस्ट में चेंज ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम होता है, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज ड्यू टू इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस नहीं है। इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको दूं, ये पेन मुझे कॉस्ट पड़ती है 50 रुपए की, मैं इसको सेल करता हूँ 60 रुपए के अंदर। मैंने देखा कि मेरा प्रॉफिट कम आ रहा है, मैंने इसको 70 रुपए में सेल करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं अभी भी इसको परचेज 50 रुपए में ही करता हूँ। आपको नहीं लगता कि जैसे ही मैं नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज कर रहा हूँ मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मेरी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रही? अब इसको अगर मैं, ये तो था 1 यूनिट, अगर मैं आपसे कहूँ 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स का पहले मुझे रेवेन्यू मिल रहा था 60 रुपीज, 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 600 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 500। ऑलराइट, प्रॉफिट कितना आ रहा था? 100 रुपीज का। अच्छा, अब मैंने क्या किया, नंबर ऑफ यूनिट मेरे वही 10 ही सेल हो रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट वॉल्यूम में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं, मैंने अपनी सेलिंग प्राइस को इंक्रीज किया और 70 कर दिया उसको।
अब मेरे पास वही 10 यूनिट सेल करने पे रेवेन्यू कितना आया 700, जबकि मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है वही 500 है। क्या कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट्स को इंक्रीज कर देता तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज आता। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपने इस बात का हमेशा से ख्याल रखना है कि वेरिएबल कॉस्ट में अगर कोई चेंज आता है तो वो ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम आता है, ड्यू टू चेंज इन सेलिंग प्राइस नहीं आएगा। बात क्लियर हो गई? तो यहां पर 10% हमारी सेल्स इंक्रीज हुई। उसने क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया कि मैंने अपना रेवेन्यू अपनी सेलिंग प्राइस पर यूनिट को इंक्रीज किया, नहीं। इट मींस दैट उसका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। गॉट इट? जब सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हुआ मतलब कि पहले अगर से दैट कि वो 100 नंबर ऑफ यूनिट सेल करता था और परचेज भी 100 करता था, तो अब वो 110 नंबर ऑफ यूनिट सेल कर रहा है, तो परचेज भी तो 110 करता होगा। तो क्या एक्स्ट्रा 10 यूनिट्स की कॉस्ट नहीं पड़ेगी उसको? तो वेरिएबल कॉस्ट 350 अब नहीं रहनी, वेरिएबल कॉस्ट में भी 10% का इंक्रीज आ जाएगा। क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर? तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम, जी इससे पहले कितनी थी 350 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसमें भी सेम इंक्रीज 1 पॉइंट, तो ये कितनी हो जाएगी? फिर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट 150 पर कप है, और टोटल हम लोग टोटल की बात कर रहे हैं, तो टोटल कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग सेल करेंगे 800, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 150 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 120,000। तो ऑल अमाउंट्स इन रुपीज 1000 ही हमारे पास चल रही है। बात क्लियर? अच्छा, ये दोनों की वेरिएबल कॉस्ट आ गई। बेटा हम लोग प्रॉफिट का डायरेक्ट प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हैं, उसके लिए अब मेरी फिक्स्ड कॉस्ट पहले कितनी थी 100, ये 100 एज इट इज रहती, इसका वॉल्यूम से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर अपनी न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी वजह से मेरी फिक्स्ड कॉस्ट में 12% का इंक्रीज आ गया, तो अब मेरी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? देखो भाई, मैंने कंट्रीब्यूशन नहीं देखनी, मैं प्रॉफिट देख रहा हूं, तो उसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट मेरे लिए रेलिवेंट है। अगर मैं मेरे पास होता ना कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिर मैं फिक्स्ड कॉस्ट ना देखता, फिर मैं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट देखता। फिक्स्ड कॉस्ट 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.12 112 एंड द टोटल कॉस्ट इज 617। ये आपके पास आ गई टोटल कॉस्ट, टोटल एक्चुअल कॉस्ट, ये जाकर आप लोग यहां पे लिखें। और इस 617 का पता चला, आपकी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा और आप लोगों की टारगेट कॉस्ट कम, तो आप लोगों को कॉस्ट गैप मिला कितने का 13 का। और अगर अमाउंट इन रुपीज 1000 है तो बेसिकली 13,000 का। यहां पर लिख लें रुपीज इन 1000, और ये राउंडिंग ऑफ है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ जाएं तो 12,000 समथिंग का आपको आंसर मिल जाएगा। राउंड ऑफ करने के बाद ये आंसर हमारे पास 13 का आ गया। अगर आप लोग इस तरह से अपने इस क्वेश्चन को लेके चलते तो आपको कंफर्म 3 मार्क्स इस क्वेश्चन से मिल सकते थे। आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब जैसे ही कहा गया कि कॉस्ट गैप को रिड्यूस करना है, तो कॉस्ट गैप कब रिड्यूस होगा? अब अगर आप यहां पर देखें तो कॉस्ट गैप क्यों आ रहा है, पहले तो आपको इस रीजन का पता होना चाहिए क्यों आ रहा है। क्योंकि हमारी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा हो गई है। इट मींस दैट मुझे अपनी एक्चुअल कॉस्ट कंट्रोल करनी है। एक्चुअल कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? उसमें कुछ वेरिएबल कॉस्ट है, कुछ मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट है। अच्छा, अब वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो उसमें कौन कौन सी कॉस्ट शामिल हो जाती हैं? उसमें मेरी मटेरियल कॉस्ट शामिल है, उसमें मेरी लेबर की कॉस्ट शामिल है, उसमें मेरे फैक्ट्री के ओवरहेड शामिल है। अच्छा, थ्योरी बनाना कोई मसले वाली बात नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको लोगों को अपनी क्लासेस में भी बार बार बताया हुआ है कि थ्योरी के लिए बुक की रीडिंग बहुत जरूरी है, और आपकी बुक में ये चीज मेंशन है कि हाउ टू रिड्यूस कॉस्ट गैप। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हुए हैं। अगर वहीं से 4 to 5 पॉइंट्स आप लोग लिख लें तो आपके कंफर्म 4 मार्क्स आ जाएंगे। अब 4 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन था तो इट मींस दैट एट लीस्ट 4 पॉइंट्स आपने जरूर लिखने हैं। इवन क्या, अब यहाँ पर उसने क्वेश्चन में नहीं बताया कि आपने कितने पॉइंट्स लिखने हैं, तो आप एक आध एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो कहते था आइडेंटिफाई 4 पॉइंट्स, तो आप फिर फिफ्थ पॉइंट नहीं बता सकते थे, फिर आपने सिर्फ 4 ही बताने थे। अदरवाइज जितने मार्क्स हों एट लीस्ट उतने पॉइंट्स आप लोग जरूर बताया करें। अब कौन कौन से हो सकते हैं? बात करें अगर हम लोग मटेरियल की, तो सबसे पहली बात आती है कि आप बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट्स लेने की कोशिश करें। इट मींस दैट सप्लायर के साथ निगोशिएशंस करें कि वो आपको बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट्स, कोई आप बल्क का बात ना भी करें तो एटलीस्ट आप उसे ये कहें कि सप्लायर से निगोशिएशन करें और चीप रेट के ऊपर मटेरियल को परचेज करें। ऑलराइट, चीप रेट के ऊपर मटेरियल परचेज करें, उससे डिस्काउंट्स वगैरह अवेल करें, तो आपका मटेरियल कॉस्ट के कम होने से ये कॉस्ट गैप रिड्यूस हो सकता है। दूसरी बात ये, मटेरियल से ही रेलिवेंट, मटेरियल की जो वेस्टेज है उसको रिड्यूस करो, रिड्यूस मटेरियल वेस्टेज। अच्छा, आप लोग इंग्लिश के एक्सपर्ट नहीं है,
आपको बहुत लंबे-लंबे जुमले लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को अपने लेवल पे रहना चाहिए। ICAP के सॉल्यूशन और आपके सॉल्यूशन में डिफरेंस आएगा, लेकिन अगर आप लोग अपने लेवल पर रहकर चीज़ों को सॉल्व करोगे, तो ये चीज़ें बहुत ईज़ी आपके लिए हो सकती हैं। तो कॉस्ट गैप के लिए आप लोग सबसे पहले आप उसे बता दो कि भई मटेरियल प्राइस का रिड्यूस होना, मतलब ड्यू टू डिस्काउंट्स। फिर आप कहो रिडक्शन इन वेस्टेज ऑफ मटेरियल। फिर तीसरा पॉइंट लेबर के पास आ जाओ। लेबर के पास क्या? लेबर एफिशिएंसी। लेबर एफिशिएंसी इंक्रीज़ करो। किस तरह से? वेज इंसेंटिव्स वगैरह से। लेकिन आप अगर यहाँ पर इस तरह से बात करोगे ना वेज इंसेंटिव्स वगैरह, तो बेसिकली तो वेज इंसेंटिव से आपकी जो लेबर की कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जानी है। ऐसा ही है ना? तो आप लोग उससे ये बात मेंशन करो कि एफिशिएंसी इंक्रीज़ करें कि जो प्रोडक्शन टाइम है वो रिड्यूस करो। आप वेजेस के ऊपर फोकस ना करो, क्योंकि वेजेस से तो कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाना है। आप उनसे क्या कहो कि प्रोडक्शन टाइम रिड्यूस हो जाए ड्यू टू एफिशिएंसी इन लेबर। आप इसकी बात कर दो। साथ में फिक्स्ड कॉस्ट इनकर कर रहे हो, तो मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी आपको कॉस्ट पड़ रही है। तो कुछ आपकी ऐसी कोई एक्टिविटीज़ है जो आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉन कोर एक्टिविटीज़, आप उनको खत्म कर दो। आप उन एक्टिविटीज़ को अपने जैसे एक्स्ट्रा वेयर हाउस वगैरह आपके पास मौजूद है, भई ना रखो आप एक्स्ट्रा वेयर हाउस वगैरह। ये बात वहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए था। इसी तरह से प्रोडक्ट के डिज़ाइन्स वगैरह की बात। आपको याद है कॉस्ट गैप में हम लोगों ने ये पॉइंट पढ़ा था कि प्रोडक्ट के डिज़ाइन को चेंज कर दो। फिर एक और बात ये कि जो मशीनरी, जो रिसोर्सेज़ आपके पास मौजूद हैं, आप उन्हीं को फुल्ली यूटिलाइज़ करो। न्यू प्रोडक्ट के लिए कोई नई मशीनरी, कोई न्यू एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं। आप ये वाले पॉइंट जाकर जैसे उसे बताओगे, तो आप इंशाल्लाह 4 नहीं तो 3 मार्क्स इज़िली गेन कर लेंगे, थ्योरी पॉइंट्स में से। अब थ्योरी के लिए ना आपके पास 2 रिसोर्सेज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ योर स्टडी टेक्स्ट एंड द सेकंड वन, जैसे ही आप लोग पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करने लगते हैं, पहला सॉल्यूशन बनाया करें अपनी तरफ से कि ये पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन रेलेवेंट पॉइंट्स होने चाहिए आपकी तरफ से, इर्रेलेवेंट पॉइंट्स नहीं आने चाहिए, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। और दूसरा, जैसे ही आप आएँगे इनके सॉल्यूशंस की तरफ, तो आप लोग ये ज़रूर देखें कि पास्ट पेपर्स में ICAP ने इनके सॉल्यूशंस को किस तरह से प्रिपेयर किया है। अब हम लोगों ने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन अपने पास बना लिया। जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद देखा करो कि ICAP क्या कर रहा है इससे रेलेवेंट। तो अब आप सॉल्यूशन ओपन करें। जैसे ही सॉल्यूशन ओपन किया, तो यहाँ से आपको उसके सॉल्यूशन का ज़रा आइडिया हो जाता है। इससे आप में और ज़्यादा परफेक्शन आएगी। अब सबसे पहली चीज़ आपके पास कहाँ जानी चाहिए? कॉस्ट गैप। कितना? हमारा भी 13 था। मतलब क्वेश्चन ठीक है हमारा। अब आपने सिर्फ़ एक नज़र देखना है कि उसके सॉल्यूशन में और हमारे सॉल्यूशन में क्या फ़र्क है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इस सॉल्यूशन के मुताबिक जा रहे हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म कर सकते हैं। मेरा ये ख्याल है। ऑलराइट? अच्छा, फिर जैसे ही ये कंप्लीट हो गया, थ्योरी क्वेश्चन्स की तरफ आप आए और यहाँ पर देखें तो उसने 4 मार्क्स के लिए अच्छा खासा कुछ लिखा हुआ है। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। इवन के जो आपका पेपर चेक करने वाला है ना, वो भी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप ऐसा कुछ लिख कर देंगे। आप में से जितने माइंड्स मौजूद हैं, हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस होना है, लेकिन आपने कॉमन पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट उसने किस चीज़ के बारे में कह दिया? रीडिज़ाइन प्रोडक्ट्स टू मेक यूज़ ऑफ कॉमन प्रोसेसेस एंड दैट आर ऑलरेडी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स बाय द, ये जो अभी बात मैंने आप लोगों से की थी, कि जो रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं फॉर अदर प्रोडक्ट्स, आप उन्हीं रिसोर्सेज को ही यूटिलाइज करो। वो आप अपनी प्रोडक्ट के डिजाइन को रीडिजाइन करो ताकि आपकी कॉस्ट कम से कम आए। फिर दूसरी बात देखें, डिस्कस विद की सप्लायर्स मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग मटेरियल कॉस्ट, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। क्या डिस्काउंट्स वगैरह की उनसे बात करें आप नेगोशिएशंस की बात उनसे कर सकते हैं। फिर अचीव कॉस्ट एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज, मटेरियल के साथ हमने वेस्टेज की बात की थी। अब आप नहीं लिख पाओगे उस टाइम पे कॉस्ट एफिशिएंसी, आप सिर्फ इतना लिख दें रिडक्शन इन मटेरियल वेस्टेज। कॉस्ट गैप कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिडक्शन इन मटेरियल वेस्टेज, बाय रिडक्शन इन प्रोडक्शन टाइम। ऑलराइट, ये बात आप लोग उसको बताते जाओ। फिर एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो उन पे की खामखा में आपको कॉस्ट पड़ रही है, तो आप उन एक्टिविटीज को खत्म कर दो, एलिमिनेट कर दो। स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स दैट विल रिड्यूस द कॉस्ट, आप उनको यूज करें। हाउएवर इट माइट इंपैक्ट द इनोवेशन एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये चीज बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। फिर देखें, कॉस्ट एफिशिएंसी में आल्सो बी अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग, एक तो प्रोडक्शन टाइम का रिड्यूस करना, तो बेसिकली आइडल टाइम का कम कर देना। तो आइडल टाइम कम करोगे तो प्रोडक्शन टाइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। फिर अपने स्टाफ को ट्रेन करो, तो जैसे ही अपने स्टाफ को ट्रेन करोगे तो उनमें एफिशिएंसी आ जाएगी ताकि वो एफिशिएंट टेक्निक्स एंड वर्किंग मेथड्स को यूटिलाइज कर सकें। आई होप कि आप लोगों को स्प्रिंग 2022 का क्वेश्चन नंबर 2 डेनमार्क आइसक्रीम अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।